हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में भी हमने रेशों को समाप्त कर लिया, फिर हमने रेशों से धागों को बनाया। हमने धागे कई प्रकार के बनाए, एक साधारण धागा बनाया और एक हमने बनाया फैंसी धागा। फैंसी में भी हमने कई प्रकार के धागों को देखा और हमने साधारण में भी कई प्रकार के धागों को देखा। फिर हमने धागे से कपड़े बनाने की विधि देखी। कपड़े बनाने में भी हमें करघे की आवश्यकता थी। करघे के बारे में हमने देखा। फिर हमने बुनाई की जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है वीविंग, हमने वीविंग पर चर्चा की। हमने शादी बुनाई देखी, हमने फैंसी बुनाई भी देखी। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि कपड़े बनाने की सिर्फ़ एक ही बुनाई विधि नहीं है, मतलब कि सिर्फ़ वीविंग के द्वारा ही हम कपड़े का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि अनेक विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं नीटिंग के बारे में। नीटिंग क्या होता है? तो नीटिंग हिंदी इसकी भी आपको बुनाई ही मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है नीटिंग, इसके इंग्लिश वर्ज़न को ही आपको ध्यान रखना है। तो जो आपकी ये नीटिंग होती है, पहले क्या करते हैं, पहले ताने और बाने के धागों को गूँथ कर करघे की सहायता से वस्त्र बनाने के अलावा भी हम ये विधि अपनाते हैं। इसमें आपको ताने और बाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसमें आप इस इस तरह के जो वस्त्र बनाते हैं नीटिंग विधि से, उसमें आपको सिलाई की आवश्यकता होती है या फिर अब तो मशीन के द्वारा ही हम बना लेते हैं ऐसे वस्त्रों को। तो इस प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, इसमें आपको एक धागे की आवश्यकता होती है और इसमें आपको सिलाई की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा ये जो हम घर पे स्वेटर वगैरह बुनते हैं सिलाई के माध्यम से, वो आपकी नीटिंग कहलाती है। तो आज उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके थोड़े से हिस्ट्री पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपको जो सोर्सेज़ मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पर मिलेगा, अगर आप बुक ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो रीना खनूजा मैम की बुक है उसी बुक से मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादातर चीज़ें आपकी वहीं से होती हैं क्योंकि जो उस बुक में जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज है। तो वो समझना और समझाना दोनों आसान होता है। और जो चीज़ें आपको अलग मिलती हैं वो आपको मिल जाएँगी मंजू पाटनी मैम की बुक में। ठीक? तो अगर आप बुक ले लेते हैं, अगर बुक से एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो आपका नीटिंग विधि से पहला हाथ का बुना कपड़ा था, वो था ऊन का मोजा। ऊन का मोजा ये कहाँ पर पाया गया? तो ये 14वीं शताब्दी में मिस्र में पाया गया था। जो सबसे पहला नीटिंग विधि से कपड़ा बना था, वो था आपका ऊन का मोजा। ऊन का मोजा कहाँ बना था? तो ये मिस्र देश में बना था और ये कहाँ पर किस शताब्दी में? तो 14वीं शताब्दी में ये बना था। और पहली नीटिंग जो मशीन का आविष्कार हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो वो इंग्लैंड के रेवरेंड विलियम ली ने 1598 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो जो पहला आपका मिला था वो पहला मशीन जो बना था, वो बना था आपका कब? 1598 ईस्वी में रेवरेंड विलियम ली के द्वारा किया गया था, ठीक? ये आपकी पहली नीटिंग मशीन थी। इसमें इस मशीन में 1 इंच में 8 फंदे होते हैं। कितने फंदे होते हैं? तो इसमें 8 फंदे होते हैं। आजकल बाज़ार में जो उपलब्ध मशीन है इसमें 1 इंच में 28 फंदे होते हैं, लेकिन जो उस समय पे बनाया गया था उसमें कितने थे? उसमें 8 फंदे थे। तो जो नीटिंग में आपको एक धागे की आवश्यकता होती है। नीटिंग में फैलने की क्षमता होती है। नीटिंग में क्या होता है? तो जो नीटिंग विधि से हम वस्त्र को बनाते हैं, वो वस्त्र में आपके फैलने की क्षमता होती है। तो ये तो हमने इसके थोड़े से इतिहास के बारे में चर्चा किया, ये इसका इतिहास था कि पहला जो हाथ का बुना कपड़ा था, जो पहला नीटिंग विधि से बनाया गया कपड़ा था, वो क्या था? तो वो था आपका ऊन का मोजा। 14वीं शताब्दी में मिस्र में ये पाया गया था। और अ, चौथी शताब्दी था, सॉरी ये चौथी है, 14वीं नहीं, चौथी शताब्दी है, ठीक?
तो ये कब बना था? तो चौथी शताब्दी में बना था और कहाँ पर? तो मिस्र में, ठीक? अब इसमें हम एक धागे का प्रयोग करते हैं और जो आपकी नीटिंग विधि होती है, इसमें फैलने की क्षमता होती है, ठीक? अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा। इसमें जो आप नीटिंग विध से बनाते हैं, नीटिंग विध से वस्त्रों की एक ओर की सतह तो चिकनी होती है। जैसे जब आपने स्वेटर देखा होगा अगर बुनते, तो एक तरफ की जो सतह होती है वो चिकनी होती है, लेकिन जो दूसरी सतह होती है उस पर मोती जैसे उभार देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो आपको उस प्लेन सतह दिखती है, उसको हम कहते हैं प्लेन स्टिच या फिर सादा फंदा और जो दूसरा होता है जिसमें मोती जैसा उभार देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं पर्ल स्टिच या फिर आपको वही हम उसी ही को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं उल्टी बुनाई या फिर ये आपको ऐसे ही पर्ल स्टिच मिल जाएगा। तो ध्यान क्या रखेंगे? इसमें आप ये बेसिकली आपके 2 प्रकार के टाँके लगते हैं। तो कितने ये टाँके कौन-कौन से हैं? एक है आपका उल्टा और एक है आपका सीधा। जो सीधा होता है वो प्लेन होता है, चिकना होता है, लेकिन जो आपका उल्टा बुनाई होती है, उल्टी पर्ल स्टिच होती है, उसमें जो उभार होता है वो मोती जैसा उभार होता है। अब हमने बुनाई की मतलब वीविंग की कई 2 प्रकार की वीविंग की थी। एक थी आपकी शादी और एक थी आपकी क्या थी? एक थी आपकी फैंसी। तो नीटिंग में भी हम 2 प्रकार की बुनाई करते हैं। एक आपका जो नीटिंग कार्य आपको पता है कि एक धागे से किया जाता है या फिर हम कई धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये धागे कैसे बनते हैं? तो ये लूप के द्वारा बनते हैं। लूप का मतलब फंदा होता है। तो ये लूप धागों की दिशा के आधार पर ही हम इनको निर्मित करते हैं। अब इनकी बुनाई हम 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है बाना बुनाई और दूसरा होता है आपका ताना बुनाई। बाना बुनाई को हम क्या कहते हैं? कोर्सेस कहते हैं और ताना बुनाई को हम वेल्स बोलते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं ये बाना बुनाई है क्या? सबसे पहले हम बाना बुनाई को समझेंगे, जिसे ही आप वेफ्ट नीटिंग बोलते हैं या फिर बाना बुनाई कहते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं हम, यह जो इस विधि से मतलब जो नीटिंग की जाती है, तो इस नीटिंग की रचना विधि हाथ से सलाइयों के द्वारा की जाती है। हमने बताया कि इसमें किसका प्रयोग होता है, तो इसमें हम सलाइयों का प्रयोग करते हैं। अब जो बाना बुनाई है, बाना बुनाई यह बुनाई फ्लैट है, सर्पिलाकार है, वर्तुलाकार बुनाई भी हो सकती है। मतलब जो आप ये बाना बुनाई करते हैं, बाना बुनाई कैसे हो सकती है? तो बाना बुनाई फ्लैट, सर्पिलाकार, वर्तुलाकार बुनाई हो सकती है। फ्लैट नीटिंग में मतलब जो सादी आपकी सादा फंदा है, सादी बुनाई में धागा दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ दाईं ओर आता है। जब आप बाना बुनाई करते हैं, मतलब जब आप क्या करते हैं, वेफ्ट नीटिंग करते हैं। तो वेफ्ट नीटिंग में क्या होगा, इसमें जो धागा होगा, धागा दाएँ से बाएँ व बाएँ से दाईं ओर आता है। बाना बुनाई 4 प्रकार की होती है। ये जो आपकी बाना बुनाई होती है, ये 4 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? एक आपकी होती है रिब नीटिंग, एक होती है आपकी गोलाकार या फिर सपाट बुनाई, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सादी बुनाई, ठीक? क्या ध्यान रखना है आपको? ये गोलाकार सपाट बुनाई। फिर अगला है आपका पर्ल बुनाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? उल्टी फंदे की बुनाई बोलते हैं। और चौथा है आपका डबल बुनाई। डबल बुनाई मतलब कि दोहरी बुनाई। तो ये आपकी 4 प्रकार की हम करते हैं बाना बुनाई यानी कि वेफ्ट नीटिंग, ठीक? इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बाना में आप 4 पढ़ेंगे और ताना में आप 3 पढ़ेंगे बस, ठीक? अब हम इनके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं। तो जो आपकी रिब नीटिंग होती है, मतलब जो रिब बुनाई है, रिब बुनाई द्वारा स्वेटर के बॉर्डर बुने जाते हैं। मतलब जो स्वेटर के बॉर्डर होते हैं, हम उन्हें किस बुनाई से, किस विधि से बिनते हैं, तो उन्हें हम रिब नीटिंग से बनाते हैं।
गले की पट्टी हो गई, हाथ की मोहरी हो गई, ये जो हमारे बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? तो वो सारे आपके रिब बुनाई से ही बनाए जाते हैं। साधारण बुनाई में बुनने वाली सुई में हमेशा एक ही धागे को गाँठों को लगाकर बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या कि जो रिब बुनाई है इसमें जो हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? इसमें रिब बुनाई में आप स्वेटर बनाते हैं। स्वेटर के बॉर्डर को बनाते हैं या फिर गली की पट्टी हो गई, मोहरी हो गई, आपने देखा होगा ये थोड़ा अलग होते हैं। जैसे जो आपके हाथ की मोहरी हो गई, गले की पट्टी हो गई, इनकी बुनाई जो हमारा प्लेन स्वेटर होता है उससे थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो जो आपके स्वेटर में गले की पट्टी बनती है, हाथ की मोहरी बनती है या फिर आपने देखा होगा स्वेटर में नीचे ऐसे कुछ बॉर्डर सा बनता है। तो वो क्या होता है, वो सब आपके रिब बुनाई से ही बनाए जाते हैं, ठीक? अगला है आपका गोलकार या फिर सपाट बुनाई या जिसे ही हम कहते हैं सादी बुनाई। तो ये जो आपकी सादी बुनाई होती है, ये कैसी होती है? तो ये जो सादी बुनाई है, इसी को हम समतल बुनाई कहते हैं, इसी को हम फ्लैट बुनाई कहते हैं, इसी को हम सादी बुनाई कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये सबसे सरल व मूलभूत ये बुनाई होती है। जो आपकी गोल या सपाट नीटिंग होती है, ये आपकी मूलभूत बुनाई होती है और सबसे सरल होती है। इससे आप जर्सी, मोजा, गले की पट्टी ये सब बनाने में आप इनका उपयोग करते हैं। किसका? गोल बुनाई का। तो गोल बुनाई का उपयोग कहाँ करते हैं आप? गोल बुनाई का उपयोग करते हैं जर्सी बनाने में, मोजा बनाने में, गले की पट्टी बनाने में, ये सारी चीज़ें बनाने में आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक? पर्ल बुनाई। पर्ल बुनाई क्या होती है? हमने एक सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने रिब बुनाई देखा, फिर हमने गोलकार बुनाई देखा, फिर हम देख रहे हैं पर्ल बुनाई या फिर जिसे हम बोलते हैं उल्टे फंदे की बुनाई। आपको बुक में ये भी नाम मिलेगा पर्ल नीटिंग और साथ ही साथ आपको मिलेगा उल्टे फंदे की बुनाई। तो आपको ध्यान क्या रखना है? पर्ल बुनाई या फिर पर्ल नीटिंग याद रखना है। ठीक? अब ये जो पर्ल नीटिंग होता है इसमें क्या होता है? तो ये उल्टे फंदे की बुनाई मतलब इसमें दोनों तरफ से आप उल्टा फंदा डालकर इसकी बुनाई करते हैं, ठीक? और इससे इससे क्या बनता है? तो इससे जो होता है अगर जब आप उल्टे फंदे की बनाई करते हैं उल्टे फंदे से, तो इस रचना से वस्त्र बुने जो जाते हैं वो उल्टे फंदे में खिंचाव अधिक होता है। जिससे जो आप बच्चों के लिए मोजा बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, शाल ये सब बनाते हैं, जो अधिक खींचा होता है। तो इसमें इसका मेन पॉइंट क्या है? इसमें दोनों ओर से उल्टा फंदा लेकर बुना जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि उल्टी बुनाई कैसे होती है। सबसे साधारण तो यही होती है, उल्टी-सीधी बुनाई यही तो होती है, ठीक? अब हम देख लेते हैं डबल नीटिंग के बारे में। ये डबल नीटिंग क्या होता है? तो डबल नीटिंग इस प्रकार की बुनाई के लिए सलाइयों के 2 सेट काम में लिए जाते हैं। जो आप डबल नीटिंग करते हैं, इसमें आप सलाइयों के 2 सेट का प्रयोग करते हैं। इसमें एक धागा ऊनी और दूसरी धागा क्या होता है? सूती होता है। इसमें क्या होता है, एक धागा आपका सूती होगा और एक धागा आपका ऊनी होगा। इसी प्रकार विभिन्न-विभिन्न रंगों के 2 अलग-अलग धागों को हम काम में ले लेते हैं। वस्त्र तैयार हो जाने के बाद एक ओर ऊन के धागे तथा दूसरी ओर के धागे जो होते हैं वो सूत के धागे दिखाई देते हैं, ठीक? तो ये क्या होते हैं? ये आपके 4 प्रकार के होते हैं जो आप बाना बुनाई करते हैं। जब बाना बुनाई करते हैं तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक? अब ये रहे हमारे वेफ्ट नीटिंग। हमने बाना बुनाई के बारे में चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं ताना बुनाई के बारे में। ताना बुनाई क्या होता है? तो ये भी आपके नीटिंग में ही एक विधि होती है। लेकिन आप जब आपने वेफ्ट नीटिंग देखा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वेफ्ट नीटिंग से कपड़े तैयार किए जाते हैं, कपड़ों की मरम्मत करना ये संभव नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि अगर आप एक बार एक फंदा निकालेंगे, तो वो निकलता चला जाएगा। जैसे अगर एक स्वेटर बुना गया है तो एक स्वेटर बनाने में आप कितना भी टाइम देंगे तब भी हफ़्ते 10 दिन 15 दिन तो समय लग ही जाता है। लेकिन वहीं अगर आपको कहा जाए कि इस स्वेटर को आप एक गोला ऊन बना दीजिए तो कितना
5 मिनट में आप उसको निकाल कर रख देंगे। कहने का मतलब ये है कि इसके फंदे बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। ये मतलब मजबूत नहीं होते हैं। जब ये फंदे आसानी से खुल जाते हैं तो बहुत जल्दी ही ये उधड़ जाते हैं। अगर ये उधड़ जाते हैं तो इनका जो है हम मरम्मत करना इतना आसान नहीं होता है। मरम्मत हम इनकी नहीं कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ताना बुनाई की। ताना बुनाई यानी कि वार्प नीटिंग, इसको आप ध्यान रखेंगे हिंदी में भी वार्प नीटिंग। तो वार्प नीटिंग मशीन में प्रत्येक फंदे के लिए अलग-अलग धागे की आवश्यकता होती है। मतलब जब आप वार्प नीटिंग करते हैं तो मशीन में आपके जितने फंदे होते हैं उनके उतने फंदों के लिए आपको उतने धागों की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने वहीं बाना बुनाई देखा था तो बाना बुनाई में हमें सिर्फ एक धागे की आवश्यकता होती थी। बुनाई सीधे नीचे से ऊपर जाती है। फंदों को आपस में जोड़ने के लिए प्रत्येक फंदा अपने दाएँ फंदे को भी साथ में बनाते जाते हैं। इसमें प्रत्येक फंदे के लिए प्रत्येक अलग-अलग धागा और प्रत्येक धागे के लिए अलग-अलग सुई होती है। मतलब इसमें जितने आपके फंदे होंगे, उतने आपको इसमें सलाइयों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक फंदे के लिए आपको एक-एक जो है सुई की आवश्यकता होती है, ठीक? लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें हम सिर्फ़ एक ही सुई का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ आपको जितना फंदा होगा, उतने धागे होंगे, उतने ही आपकी नीडल भी होंगी, ठीक? तो ये जो जो आपकी बुनाई है वेफ्ट नीटिंग से अच्छी होती है। मतलब जो आपकी वार्प नीटिंग है, ये वेफ्ट नीटिंग से अच्छी होती है। क्योंकि आपने देखा प्रत्येक धागे के लिए यहाँ पर अलग-अलग प्रत्येक फंदे के लिए एक-एक धागा है। और वहाँ क्या था, तो वहाँ आप एक धागे को पकड़ के खींचते थे, तो आपके सारे फंदे खुलते चले जाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। वार्प नीटिंग के 3 प्रकार हैं। हम जो वार्प नीटिंग करते हैं, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन-कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है रेशेल। रेशेल को आप इंग्लिश में ही रेशेल याद रखेंगे। इसमें जो आपको दिए गए हैं, आपको ये इंग्लिश में ही मुझे तो बुक में इंग्लिश ही में ही दिखे, आपको भी इंग्लिश में ही दिखेंगे। तो रेशेल हो गया, मिलेनीज हो गया और ट्राइकोट हो गया। ये 3 होते हैं आपके नीटिंग के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम देखेंगे रेशेल मशीन के बारे में। अब ये रेशेल मशीन क्या है? तो रेशेल जो है रेशेल नीटिंग मशीन से विविध प्रकार के नमूने एवं डिज़ाइन युक्त वस्त्र बनाए जाते हैं। जो आपके रेशेल नीटिंग मशीन विधि है, इसमें आप नमूने और डिज़ाइन युक्त वस्त्र बनाते हैं। इसमें फिलामेंट और स्टेपल दोनों ही प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो आपके फिलामेंट और दोनों प्रकार के धागों का मतलब स्टेपल दोनों ही प्रकार के धागों का प्रयोग करते हैं। सतही नमूने में विभिन्न प्रकार के विभिन्नता लाकर इसमें सुंदर, आकर्षक, मनभावन वस्त्र आदि बनाते हैं। ये जो आपका रेशेल मशीन से जो वस्त्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो इससे बनाते हैं लेस, नेट, ड्रेपरी, कर्टेन आदि वस्त्रों को हम बनाते हैं। जब ये नमूना बनाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? नमूना ही बनाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ डिज़ाइन। क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ डिज़ाइन के नाम से भी जानते हैं। किसे? रेशेल को, ठीक? ये हमने चर्चा की रेशेल के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मिलीनीज़ है, ये क्या है? तो ये भी ये आपके वार्प नीटिंग का ही एक प्रकार है। क्या? जो मिलेनीज मशीन से उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे बना वस्त्र मजबूत और बारीक होता है। जो आप मिलेनीज मशीन से वस्त्र बनाते हैं वो मजबूत होता है, उच्च कोटि का होता है और इसमें जो काम किए जाते हैं, जो रचना बनाई जाती है वो बहुत ही बारीक होती है। वस्त्र में आपको प्रत्यास्थता भी देखने को मिलता है। मिलेनीज़ में केवल 2 प्रकार के स्टिच का प्रयोग किया जाता है। स्टिच मतलब वही जो 2 प्रकार के आप टाँके लगाते हैं। कौन-कौन से? कि एक आप लगाते हैं प्लेड एवं स्ट्राइप्ड
डिज़ाइन ही बनाते हैं। इसमें 2 प्रकार के कौन-कौन से, एक आपका हो जाता है प्लेड और दूसरा हो जाता है आपका स्ट्राइप्ड। यही 2 डिज़ाइन आप बनाते हैं और जो इनसे वस्त्र बनते हैं वो भी बहुत ही, जो इन पे डिज़ाइन बनते हैं वो भी बहुत सुंदर बनते हैं। वस्त्र आकर्षक होता है, मनभावन होता है, मनोहारी होता है, तो वस्त्र आपके बहुत ही अच्छे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्वीन ऑफ निटेड फैब्रिक। क्वीन ऑफ मतलब बुने वस्त्रों की रानी इसे कहा जाता है। किसे? मिली नीज को। और जो इससे पहले हमने देखा उसे हमने क्वीन ऑफ क्या बोला? उसे हमने क्वीन ऑफ निटिंग बोला, क्वीन ऑफ डिजाइन बोला। अब आपका तीसरा आ जाता है ट्राइकोट। ट्राइकोट क्या है? तो ये भी आपके वार्प नीटिंग का ही एक प्रकार होता है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले जो ट्राइकोट है, ट्राइकोट शब्द का अर्थ होता है निट करना या फिर बुनाई करना। ये फ्रेंच शब्द ट्राइकोटर से बना है। ये कहाँ से निकला हुआ शब्द है? तो ये फ्रेंच शब्द आपके ट्राइकोटर से निकला हुआ होता है। ठीक? इससे फर वाले कपड़े बनाए जाते हैं। ट्राइकोटर मशीन का आविष्कार 1775 ईस्वी में हु हुआ था। ट्राइकोट नीटिंग मशीन द्वारा विविध रूपों में विभिन्न नमूने और डिजाइनों से युक्त हम वस्त्र को बनाते हैं। इसमें छोटे-छोटे डॉट्स से लेकर बड़े-बड़े नमूने तक भी हम बनाते हैं। प्लीटिंग के द्वारा इन्हें तरह-तरह का हम रूप भी दे देते हैं। ठीक? और जो इससे वस्त्र बनते हैं वो कैसे होते हैं? तो इससे वस्त्र जो बनते हैं वो मजबूत होते हैं। इनमें प्रतिस्पंदता और प्रत्यास्थता भी साथ ही साथ पाई जाती है। तो ये हमने जो 4 प्रकार के 3 प्रकार के वार्प नीटिंग के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने किसके बारे में चर्चा की? जो हमने नीटिंग में 2 विधियाँ देखी। एक देखा हमने वेफ्ट नीटिंग और दूसरा हमने देखा वार्प नीटिंग। वेफ्ट नीटिंग में हमने 4 बुनाई देखी। कौन-कौन सी? रिब बुनाई, गोल बुनाई मतलब गोलाकार या फिर समतल या सपाट या फिर सादी बुनाई। उल्टे फंदे की बुनाई यानी कि पर्ल नीटिंग देखी एंड डबल नीटिंग के बारे में हमने देखा। फिर हमने बात किया वार्प नीटिंग के बारे में। वार्प नीटिंग में हमने आपको बताया कि ये जो वार्प नीटिंग है ये वेफ्ट नीटिंग से अच्छा होता है। और ये वार्प नीटिंग जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। रेशेल, मिलेनीज और आपका ट्राइकोट। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो ये तो हमने नीटिंग के बारे में बात की। हमें ये 2 प्रकार के नीटिंग पढ़ने थे, वार्प नीटिंग, वेफ्ट नीटिंग। अब ये तो हमने धागों से कपड़ा बनाया। हमने वीविंग देख लिया, हमने नीटिंग देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा फेल्टिंग के बारे में। आपको पता है फेल्टिंग किससे बनाते हैं? तो फेल्टिंग जो होता है ये आपका सीधे जो है रेसे से सीधे हम कपड़ा बनाते हैं, हम इस पर स्पिनिंग प्रोसेस नहीं करते हैं। कैसे बनाते हैं? तो हम इसे ये जो आपका फेल्टिंग विधि से कपड़ा बनता है, जो आपके फेल्ट होते हैं वो क्या होता है? तो ये निम्न कोटि का कपड़ा होता है। मतलब जो इससे कपड़े बनेंगे वो आपके अच्छे नहीं होंगे, ये आपके निम्न कोटि के होते हैं, सस्ता कपड़ा होता है। कैसा होता है? तो ये सस्ता कपड़ा होता है, इसमें चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ताप और दाब के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो इसमें बस आपको यही इतने 3-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो आपके ऊनी वस्त्र ताप देकर, दाब देकर बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो आपके फेल्ट होते हैं, वो आपके नमदा होते हैं। इनसे आप क्या बनाते हैं? तो इनसे आप कंबल बनाते हैं, दरी बनाते हैं, यही सारी चीज़ें आप इनसे बनाते हैं। मतलब जो निम्न कोटि के कपड़े होते हैं, जो आपके निम्न कोटि के कपड़े होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं? तो उनको हम फेल्टिंग विधि से बनाते हैं। ये सस्ते भी होते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, हम बुनाई नहीं करते हैं। तो ये हमारी बात रही फेल्टिंग पर। हम नीटिंग के बारे में चर्चा कर लिए, हम फेल्टिंग भी देख लिए। ठीक? अब हम देख लेते हैं कपड़े बनाने की और विधियों पर बात कर लेते हैं।
गले में थोड़ी-सी दिक्कत है, अगर आपको वॉइस कम जा रही हो, तो आप प्लीज़ वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अगले 2-3 दिन के लिए बस, ठीक? चलिए अब हम बात करते हैं घोलक के द्वारा हम कौन-कौन से कपड़े बनाते हैं। हमने रेसे से बनाया, हमने धागे से बनाया। अब घोलक के द्वारा भी हम कुछ कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो वो कौन-कौन से होते हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है पेपर। पेपर से आप कैसे कपड़े बनाते हैं? तो पेपर यानी कि नायलॉन की परत को कागज़ पर चढ़ाया जाता है। इसमें जो होता है तो इसमें आप नायलॉन की परत को कागज़ पर चढ़ाते हैं, ठीक? जो आप पेपर से कपड़े बनाते हैं, उसमें आप क्या-क्या बनाते हैं? उसमें आप नैपकिन बनाते हैं, डिस्पोज़ल बनाते हैं। डिस्पोज़ल मतलब जिनका आप एक बार उपयोग करते हैं, उसको आप फेंक देते हैं। तो वो होता है आपका डिस्पोज़ल। अगला है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक से कैसे बनाते हैं? तो जो आप प्लास्टिक से कपड़ा बनाते हैं, उसमें करते क्या हैं? तो उसमें विस्कॉस के घोल को स्पिनरेट से आप नहीं गुजारेंगे। स्पिनरेट से ना गुजार कर आप उसे एक चादर के रूप में बिछा देते हैं। विस्कॉस का जो घोल था आपने जब उसे स्पिनरेट से गुजारा था स्पिनरेट से गुजारने पर आपने अपनी इच्छा अनुसार मोटा और लंबा धागा प्राप्त किया था। लेकिन जब आपको प्लास्टिक का कपड़ा बनाना है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए आप जो विस्कॉस का घोल है उसको आप स्पिनरेट से ना गुजार कर आप उसकी एक शीट तैयार कर देंगे, चादर के रूप में बिछा देंगे। तो उससे क्या होगा? उससे आप फाइल बना सकते हैं, आप उससे शीटें बना सकते हैं। अगला है आपका पॉलीयूरेथीन फ़ोम। पॉलीयूरेथीन फ़ोम में क्या करते हैं? तो इससे आप छाता हो गया, रेनकोट हो गया, बैग हो गया, ये सारी चीज़ें आप निर्मित करते हैं। टापा क्लॉथ, टापा क्लॉथ आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। शहतूत की वृक्ष के छाल को कूटकर, गलाकर कई तह वाला वस्त्र तैयार करना। जब आप शहतूत की छाल को कूटते हैं, गलाकर उससे जब आप वस्त्र को तैयार करते हैं, वही आपका कहलाता है टापा क्लॉथ। तो आपने घोलक विधि से क्या-क्या देखा? आपने पेपर देखा, पेपर से मतलब किस तरह से आप कपड़े बना रहे हैं, तो नैपकिन हो गया, डिस्पोज़ल हो गया, इस तरह के आप कपड़े बना रहे हैं। प्लास्टिक से आप फाइल और शीटें बना रहे हैं, पॉलीयूरेथीन से आप जो है छाता, रेनकोट, बैग ये सारी चीज़ें आप बना रहे हैं। टापा क्लॉथ में आप किसका उपयोग करते हैं? तो टापा क्लॉथ में हम उपयोग करते हैं छाल का, शहतूत के छाल का उपयोग हम करते हैं, ठीक? तो आज की क्लास बहुत ही छोटी होगी, कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता है इस वीक हमने क्या किया? इस वीक हमने रेसे से धागा बनाया, हमने स्पिनिंग प्रोसेस देखा, हमने जो है धागा बना लिया, हमने विभिन्न प्रकार के धागों को देखा, हमने नीटिंग देखा, हमने वीविंग देखा, फेल्टिंग देखा और हमने घोलकों से भी वस्त्रों को बनाया। तो आप इन सभी का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल तो संडे है। और आपको पता है कि संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो बुक से ज़रूर एक बार पढ़िएगा क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल में मिलेगी चीज़ें और बहुत ही आसानी से समझ भी आ जाएगा। आपको पता है जब आप बुक में पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें बहुत डिटेल में मिलती हैं, यहाँ तो बस आपको वही पॉइंट टू पॉइंट नोट किया गया है जो आपके बुक में जो हेडिंग दी गई है। बाकी अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो बुक ज़रूर ले लीजिएगा एक, बाकी तो यहाँ पर आपको मिल ही जाता है। तो बस आज के लिए यही इतना रखेंगे, हमने जितनी भी चर्चाएँ की हैं, आज हमने नीटिंग देखा, नीटिंग में क्या देखा? वार्प नीटिंग एंड वेफ्ट नीटिंग। वार्प नीटिंग में आपने क्या देखा? तो रेशेल देखा, मिलेनीज़ देखा, ट्राइकोट देखा। वहीं आपने वेफ्ट नीटिंग में 4 प्रकार के देखा, रिब नीटिंग, गोलाकार या फिर समतल नीटिंग, उल्टा यानी कि पर्ल नीटिंग, दोहरा यानी कि डबल नीटिंग। आपने 4 प्रकार के नीटिंग के बारे में चर्चा किया।
और हमें इन्हीं चारों के बारे में ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें वार्प नीटिंग के तीनों प्रकारों को भी ध्यान रखना है। वार्प नीटिंग, वेफ्ट नीटिंग में कौन अच्छा होता है? तो आपका वेफ्ट नीटिंग वार्प नीटिंग से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक? और साथ ही साथ हमने फेल्टिंग के बारे में बात किया। फेल्टिंग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। हमने जब भी स्टार्ट किया है, जिस दिन से टेक्सटाइल स्टार्ट किया है, हमने हर दिन आपको एक ना एक बार नम्दा से यानी कि फेल्ट से आपको दर्शन करवाए हैं, आपकी मुलाकात फेल्ट से हो गई है, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखेंगे। कल जो हमने पूरे वीक पढ़ा उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ परसों यानी कि मंडे से हमारी चलेगी फिनिशिंग। अब वस्त्रों को आपने करघे से बना लिया है। करघे से जो वस्त्र बने हैं क्या हम उन्हें तुरंत पहन लेंगे? साथ ही साथ आप कमेंट कीजिएगा मुझे कि जो करघे से कपड़ा उतारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वो कैसा कपड़ा कहलाता है आपका? ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।